वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। जो ये चैप्टर है यह आकारों को समझने के लिए बनाया गया है, जिसमें हम समझेंगे प्रारंभिक आकारों के बारे में कि आकृति को कैसे बनाया जाता है और उसके प्रारंभिक आकार कौन कौन से होते हैं। ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, तो आइए हम इसको समझ लें। तो जैसा कि हमारे प्रश्नावली का नाम है वो है प्रारंभिक आकारों को समझना। इसमें जब आकार को प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी कि हम रेखाखंड को मापना जाने। तो रेखाखंड मापने के लिए पुराने टाइम में, पहले के समय में, ये 3 प्रकार मुख्य माने जाते थे। उनमें सबसे पहला था देखकर मापना। देखकर कैसे? मान लीजिए हम इसको उदाहरण से यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक रेखा हमने बनाई है ए बी और दूसरी बना ली है यहाँ पर पी क्यू। अब हमें बस इसको देखना है और देखकर पता लगाना है कि ए बी बड़ी होगी या फिर पी क्यू बड़ी होगी। जैसे हम यहाँ पर लिख लें ए बी और यहाँ पर लिख दें पी क्यू। तो इनमें से कौन सी जो रेखाखंड है, कौन सा रेखाखंड जो है वो बड़ा होगा, बस इसे हमें देखकर बताना होगा। तो क्या होता है इसमें, जैसे हम अभी इसको देखकर बताएं तो ऐसा लगता है जैसे ये इसमें बड़ी हो सकती है रेखाखंड जो है, तो इसके लिए ये चिन्ह लगा सकते हैं हम। लेकिन यदि इन दोनों की लंबाई देखने पर हमें पता ना चले, कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हमें देखने पर पता ना चले, जैसे कि अब इसके बारे में बात करें, ये हो सकता है सी और डी। तो अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो लगभग इन दोनों की लंबाई समान है, जिसमें देखकर कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते थे, दूसरा जो कारक था इसका उपयोग करते थे। ये होता है अक्ष बनाना। अक्ष का मतलब होता है एक तरह से परछाई। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा कागज लेंगे, उस पर जो सीधी रेखा है उसके बराबर की रेखा उस पर बना लेंगे और बनाने के बाद अब उस रेखा को हम इसके ऊपर रख कर देखेंगे। तो जब हम रेखाखंड एक बनाकर दूसरे के ऊपर रख कर देखते हैं तो उसे बोला जाता है अक्ष बनाकर या फिर अक्ष बनाना। इससे अक्ष से क्या होता है कि जब रेखाखंड बनाई जाती है तो ऐसा लगता है कि वो उसके बराबर थी और दूसरी रेखाखंड को उसकी तुलना करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन यहाँ ये समस्या आ जाती है कि जब उसका आप अक्ष बना रहे हो तो जो पेंसिल या पेन जिसकी सहायता से आप अक्ष बना रहे हो उसके पॉइंट का भी कोई साइज होता है, जिसकी वजह से जो छोटी छोटी लंबाई में कमी या वृद्धि हो सकती है। जो हमारे लंबाई मापने के, जो रेखाखंड की माप है, उसे मापने में सही तरीका नहीं साबित होता है। इस कारण उसके बाद क्या किया जाता था, एक बार स्केल का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद दूसरा है डिवाइडर का। डिवाइडर क्या होता है, जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है जिसको आप ड्रम बॉक्स कहते हैं, उसके अंदर त्रिकाल के साथ में आने वाला जो उपकरण है उसे डिवाइडर कहा जाता है। उसके दोनों कॉर्नर पर, दोनों हिस्सों में एक कील लगी हुई होती है, जैसा कि प्रकाल में होती है, उसे डिवाइडर कहते हैं। और एक होता है स्केल। स्केल वो होता है जिस पर नंबर लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर स्केल की सहायता से भी हम इस रेखाखंड को नाप सकते हैं। जब स्केल की सहायता से रेखाखंड को नापेंगे तो यहाँ स्केल की सहायता से नापने पर हमें उसकी उचित लंबाई का जो अनुमान हो जाता है। लेकिन स्केल को नापने के भी कुछ नियम होते हैं। स्केल से जब किसी लंबाई को नापा जाता है तो जैसे हम इसको लंबाई को इस प्रकार, ये मान लीजिए एक स्केल है और इसकी सहायता से यदि हम ए बी लंबाई को नापें तो इस प्रकार हमें इसके बिल्कुल सामने होना पड़ेगा। यदि हम पहले इस बिंदु पर ध्यान दे रहे हैं तो हमें बिल्कुल इस बिंदु के सामने खड़ा होना पड़ेगा और उसके बाद जब हम इसको देखें तो हमारी आंखें इस बिंदु को बिल्कुल सीधा देख रही हों। यदि हम इसको इस प्रकार इधर से तिरछा देखें या फिर इधर से इसे तिरछा देखें तो हम वहां स्केल पर, उस पैमाने पर लगी हुई जो रेखाखंड होते हैं, छोटे छोटे जो रेखाखंड बने हुए होते हैं जो हमें उचित लंबाई के बारे में बताते हैं, उसमें एमएम की गलती हो सकती है, मिलीमीटर की गलती हो सकती है, जिस कारण से क्या होता है, यहां पर लंबाई में जो अंतर है वो दिखाई देने लगता है। इस कारण से स्केल को भी उचित उपकरण ना मानकर डिवाइडर को बिल्कुल सही माना गया था। डिवाइडर को क्यों, सबसे पहले क्या करते हैं, जिस रेखाखंड को हमें मापना होता है, डिवाइडर को हम इतना खोलते हैं ताकि वो यहां से और यहां इसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को डिवाइडर के दोनों पॉइंट पर एक दूसरे के साथ रख ले और उसके बाद उसे अब स्केल पर जीरो से और उस बिंदु तक लेकर जाते हैं जहां तक वो खुला हुआ है और फिर हम उसको अपनी आंखों के सामने रख कर देख पाते हैं कि उसकी लंबाई कितनी हो सकती है। तो इस कारण स्केल से भी ज्यादा बेहतर डिवाइडर को माना जाता है। तो ये हमारे सामने वो तरीके हैं जो पहले काम में लिए जाते थे और आज भी काम में लिए जाते हैं। तो आइए अब हम इसके बाद बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में। तो आइए अब उसे देख लें। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है घड़ी, कोण तथा भिन्न।
इस टॉपिक में हम 3 चीज़ों को एक साथ सीखने वाले हैं कि सबसे पहले जो घड़ी है, घड़ी में हमारे पास सीखने के लिए क्या होता है कि घड़ी में समय को हम देखते हैं। घड़ी का एक अर्क हमने बनाया हुआ है अक्स यहाँ पर, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि 12 से और हमने 1 2 3 4 इस प्रकार आगे बढ़ते हुए और यहाँ 11 12 पूरा समय लिखा है कि किस प्रकार घड़ी जो है वो बनी हुई होती है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो टॉपिक है ना, इसमें वो होगा घड़ी की दिशा। जब घड़ी, आपने देखा होगा घड़ी में जो सुई ऊपर की तरफ होती है वो जब वो आगे बढ़ती है तो वो 1 2 3 इस प्रकार आगे की तरफ चलती है। जब कोई सुई या फिर कोई भी वस्तु, घड़ी की सुई के अलावा कोई भी वस्तु यदि घड़ी की दिशा में ही, घड़ी के अनुसार सीधे हाथ की तरफ ही अगर अपनी गति करे तो उसे बोला जाता है दक्षिणावर्त। अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये घड़ी के अनुसार है। और दूसरा, यदि यह घड़ी की दिशा में ना चल के घड़ी की विपरीत दिशा में कोई गति करे, घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब उल्टा चले, उल्टे हाथ की तरफ, अगर उल्टे हाथ की तरफ चलता है बाएं हाथ की तरफ तो उसे बोला जाता है वामावर्त, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दिशा होती है घड़ी की। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कोण की। जो पूर्ण कोण होता है, पूर्ण कोण बराबर होता है 360 डिग्री, और घड़ी का जो कोण है, घड़ी का कोण बराबर होता है 360 डिग्री। अब घड़ी में 4 कोण बनते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ से 1 2 3, अगर इसको ध्यान से समझें तो यहाँ पर इसमें हम कुछ इस प्रकार के हिस्से कर सकते हैं और ऊपर से इस प्रकार से यहाँ भी हिस्से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 360 डिग्री, एक पूरा जो चक्कर होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में से 12 से 3 के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, फिर से 90 डिग्री का यहाँ बनेगा, और अंत में 90 डिग्री का कोण फिर से यहाँ बनेगा। तो 90 डिग्री के यहाँ पर 4 कोण बनते हैं। तो जब घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी दक्षिणावर्त दिशा में जब छोटा सा 1/4 चक्कर, इसको 4 भागों में बांटा गया है, तो एक हिस्सा, चारों में से एक हिस्सा 1/4 कहलाता है। तो क्या कहेंगे उसको? 1/4 बराबर से 1/4। दूसरा होगा 2/4 बराबर से आधा। आधा क्यों कहेंगे? देखो ध्यान से, जो 2/4 है ना, इसको हम एक बार दोबारा लिख के बता दें आपको। 2/4 बराबर, 2 ऊपर है 4 नीचे है, दोनों को 2 से काटा जा सकता है। 2 से 2 को काटेंगे तो 1 आएगा, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आएगा। अब देखो जरा, क्या ये 1/2 है जो आधा नहीं लिखा हुआ है? तो इस प्रकार इसको कहते हैं हम आधा। इसके बाद में यदि यहाँ पर पहला जो यहाँ तक का चक्कर लगाया था ये 1/4 था, जब यहां से यहां तक का चक्कर लगा तो वो आधा हो गया। यदि उसने यहां से लेकर और यहां 9 तक का चक्कर लगाया तो 1/4 जैसे, 1/4 जैसे कितने हो गए? 1 2 3। तो इसको बोला जाता है 3/4 बराबर होता है 3/4। अब इसमें हमारे सामने ये हमें पता चल चुका है कि कैसे जो घड़ी होती है, जो घड़ी है उसमें 4 हिस्से जब उसके कर दिए जाएं तो पहला हिस्सा जो है वो 1/4 कहलाता है, दूसरा हिस्सा जो है वो आधा कहलाता है, तीसरा हिस्सा जब हमारे पास 3 हिस्से लगातार हों तब वो 3/4 कहलाते हैं। और जब 4/4 होगा तो 4 से 4 को काटा जा सकता है, हमें मिलेगा 1/1 जो बराबर होता है 1 के, जिसको क्या कहा जाएगा? पूर्ण। इसे एक पूर्ण कहा जाएगा। इस कारण से यहां पर इसको हम पूर्ण मानेंगे या फिर एक चक्कर कहेंगे कि एक चक्कर हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद अब आगे देखिए, अब हमने यहां पर घड़ी को देख लिया और भिन्न को देख लिया। घड़ी और भिन्न में क्या समानता थी वो हमने देख ली। एक घड़ी के 4 टुकड़े किए थे, हमने चारों टुकड़ों को समझ लिया क्या नाम दिया जाएगा। अब इसके बाद में कोण में क्या समानता होगी? यदि अब आपसे पूछ लिया जाए कि घड़ी के 1/4 में कोण क्या होगा, यदि कोई सुई 2 पर थी पहले और उसके बाद वो 1/4 चले, 1/4 चले तो वो सुई कहां पर होगी? तो हमें क्या करना होगा? देखो यहां से अगर 12 से चलती तो 1 2 3 पॉइंट आगे होती, 2 पॉइंट बीच में छोड़कर तीसरे पॉइंट तीसरे वाले नंबर पर होती। लेकिन अगर वो 2 से चलना शुरू करे तो यहां पर 1 2 इसको छोड़कर वो 5 पर पहुंचेगी। 1/4 गति करने के बाद वह 5 पर पहुंच जाएगी। तो इसे कहा जाएगा कि हम 1/4 को घड़ी की दिशा में जोड़कर भी हम पता लगा सकते हैं। इस प्रकार भिन्न के आपके सामने सवाल होंगे। दूसरा कोण के लिए 1/4 हम कहेंगे 1/4 बराबर से होगा 90 डिग्री। 1/4 बराबर 90 डिग्री क्यों हुआ है आप इसको यहां से समझ सकते हो। 360/4, 4 कहां से आया? इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम 360 गुणा 1/4, क्योंकि 1/4 था। अब 4 से
पहले 36 को काटेंगे, 9 बार कटेगा, 0 का है 0 आ जाएगा वो यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे 90। इस प्रकार 360 का जो 1/4 है वो 90 होता है, जैसा हमने यहाँ पर कोण बनाया भी था। लेकिन जब आधा करेंगे, ये रहा आधा, तो इसमें लिखेंगे 1/2, जो आधा होता है वो कितना होगा, 90 + 90 बराबर से 180 डिग्री। इसके बाद 3/4 का मतलब क्या होगा, 3/4 बराबर से 3/4 है, 3/4 देखो 90 + 90 180 + 90 बराबर से 270 डिग्री। और उसके बाद में 4/4, इसका मतलब हमने चक्कर जो है वो पूरा कर लिया। चक्कर पूरा हुआ तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब है 90 + 90 180, और इधर भी 90 + 90 180, 180 और 180 360 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4/4 बराबर से 360 डिग्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भिन्न को हम कोण में परिवर्तित कर सकते हैं और कोण को भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सामने जो ये कोण बन रहे हैं, इनके एक मुख्य नाम है, उनको आप जान लीजिए। 1/4 आपसे कहा जाए तो हम वहां पर जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। तो ये कोण कौन सा होगा, समकोण होगा। यदि घड़ी में कहा जाए कि आपको 1/4 आगे बढ़ना है, तो इसका मतलब आप समकोण तक आगे बढ़ रहे हो। इसके अलावा जब 180 डिग्री का कोण होता है, इसे सरल कोण कहते हैं, सरल कोण, या फिर इसे दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं रिज्यू कोण, रिज्यू कोण। इसके अलावा यदि हम 360 की बात करें, जो 360 डिग्री का कोण है, ये निश्चित कोई कोण नहीं होता, इस पर कोई निश्चित नाम नहीं होता, लेकिन 180 और 360 के बीच में जितने भी कोण बनते हैं उनको प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है, प्रतिवर्ती कोण। और अंत में जब 360 डिग्री का कोण बनता है तो इसे पूर्ण कोण कहते हैं, पूर्ण कोण। तो इसके बाद यदि आपसे कहा जाए, देखो इधर एक उदाहरण से समझें, यदि कोई सुई घड़ी की 12 पर है, पहले से वो 12 पर है एक सुई, और उसने यहां से चलना शुरू कर दिया। कोई सुई पहले से ही घड़ी की जो 12 पर थी, यहां पर उसने यहां से चलना शुरू किया और चलते चलते वो 7 पर आ गई, इस प्रकार 7 पर आ गई। तो अब इसके द्वारा बनाया गया जो कोण है वो कितनी डिग्री होगा। अब कोण तो डिग्री में तो नहीं बता सकते, लेकिन हम इन नामों में से उसे अभी तुरंत बता सकते हैं। वो कौन सा होगा, देखो समकोण तो नहीं है क्योंकि 12 से 3 पर होती तो समकोण होता, सरल कोण नहीं है क्योंकि 12 से 6 पर होने पर सरल कोण होता, लेकिन वह क्या है, 9 से पहले है, 270 डिग्री से पहले है। इस कारण से जो ये कोण है 100, यहां लिख सकता हूं मैं 180 से अधिक, वह 360 डिग्री से कम। तो देखिए अब जब 180 डिग्री जब 6 पर ये सुई आती तो इससे आगे, और 360 मतलब 12 पर दोबारा सुई जाने से पहले यहां इस पूरी स्थिति में जितनी भी जगह पर या फिर जहां पर भी ये सुई रुकेगी वहां पर बनने वाला जो कोण है वो प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर जो कोण बन रहा है उसे प्रतिवर्ती कोण कहा जाएगा। तो इस प्रकार हम ये पूरा टॉपिक समझ सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमने घड़ी, कोण और भिन्न के बारे में संबंध अच्छे से समझ लिया है। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, तो उसे समझें। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कोण, कोण का मापन और इकाई। तो सबसे पहले मैंने यहां पर कोण के प्रकारों को अलग से छांट कर लिखा है। तो सबसे पहले जो कोण के प्रकार होते हैं वो है न्यून कोण। सबसे पहला प्रकार होता है न्यून कोण। न्यून कोण जो है, यह कोण 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है। दूसरा होता है समकोण, यह कोण 90 डिग्री का ही होता है। और अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम। यह 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है। सरल कोण जो होता है वो सीधा ही 180 डिग्री का होता है। और जो प्रतिवर्ती कोण है जिसको हमने अभी समझा था, ये क्या होता है, 180 से अधिक और उसके बाद में 360 डिग्री से कम।
इस प्रकार का ये कोण होता है। इसके बाद हम देखिएगा, अब यहाँ पर इन कोणों को तो हम जानते हैं, पहले से भी हमने इनको पढ़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे ये कोण हमें वास्तविक जीवन में कहाँ देखने को मिलते हैं। आपने जब किताब को खोलकर देखा होगा, जब भी कभी आप किताब खोलते हो तो जब किताब इस प्रकार बंद होती है, तब उसको जब आप इस प्रकार खोलते हो तो पहली जो स्थिति होती है जो वहां पर कोण जो है वो 90 डिग्री से कम का होता है। जब भी आप किताब को खोलोगे तो वहां पर बनने वाला जो पहला कोण है वो 90 डिग्री से कम का होगा। उसके बाद में अंग्रेजी वर्णमाला में देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में जो एल की आकृति होती है वह 90 डिग्री के कोण के बराबर होती है। या फिर हम इससे पहले अगर हम न्यून कोण की बात करें तो न्यून कोण में वी की आकृति पाई जाती है और समकोण जो होता है उसमें एल की आकृति पाई जाती है। इसके अलावा अधिक कोण में यदि हम बात करें, वी को एल की तरह ही है, वी को जब थोड़ा और खोला जाता है तो एल जैसा बन जाता है, और एल के बाद में यदि इसी कोण को और थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार से जब इस प्रकार खोल दिया जाता है, जैसे कि आपने अगर आपके घरों में या कहीं पर आपने अपने पड़ोसी के पास में लैपटॉप देखा होगा तो लैपटॉप की जो स्क्रीन खोली जाती है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। तब लैपटॉप जो है इस प्रकार दिखाई देता है। यह जो कोण है यहाँ इन दोनों के बीच में बनने वाला जो कोण है वो अधिक कोण कहलाता है, क्योंकि ये एल से ज्यादा होता है और एक सीधी रेखा से कम होता है, इस कारण ये अधिक कोण कहलाता है। दूसरा होता है सरल कोण को रिज्यू कोण भी कहा जाता है। सरल कोण क्या होगा? सरल कोण उसे कहा जाता है जब किसी चीज को आप खोलो, जब आप कोई चीज बंद है इस प्रकार से और उसे खोलो और वो पूरा सीधा हो जाए, बिल्कुल एक सीधी रेखा की तरह हो जाए, तब उसे कहा जाता है कि वो एक सरल कोण है। इस प्रकार अगला जो कोण होता है वो होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का मतलब है किसी भी चीज को जब आप खोल रहे हो, कोई चीज बंद है, जो बंद है वो उसको जब आप खोल रहे हो तो खोलने पर वो सीधी तो हो लेकिन उसके बाद भी वो थोड़ा और खुल जाए, उसके बाद भी यदि वह और खुल जाए तब हम कह सकते हैं कि वह प्रतिवर्ती कोण है। और इन सभी उदाहरणों को समझने के लिए मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बता सकता हूं जिसमें आप प्रयोग कर सकते हो। आपके घर में लगा हुआ दरवाजा, आपके घर का जो दरवाजा होता है वह दरवाजा यहां बने हुए प्रत्येक कोण को आपको साबित करके बता सकता है। आप क्या करोगे, जहां जैसे कि मान लीजिए ये आपके घर में दरवाजा लगा हुआ है, इस प्रकार से ये दीवार है, इस पर यह दरवाजा लगा हुआ है, दूसरी तरफ यह दीवार है, जो गेट था यहां पर लगा हुआ है। आप इस स्थिति में यहां से और यहां तक कोण बनाएंगे, जैसा चांदी में बना हुआ होता है वैसा बनाओगे। यहां बीच में बिल्कुल ये है, जहां पर ये बीच में है वहां पर एक तरफ, जब ये एक तरफ आगे बढ़ेगा, जब ये एक तरफ के लिए खुलेगा तब यहां से 0 डिग्री से आप शुरू कर सकते हो। जहां पर ये बीच में है अगर तो 0 डिग्री से शुरू करोगे, या फिर गेट अगर आपका इधर है तो यहां 0 से शुरू करोगे और उसके बाद पहली स्थिति जो बनेगी यहां इन दोनों एल के और इसके बीच में जहां जितना भी कोण बनेगा ये न्यून कोण कहलाएगा। यदि यह इस पूरी एल की तरह आकृति में आ जाता है तब कहलाएगा ये समकोण। और एल से अधिक यदि ये इधर थोड़ा और खुल जाता है, यहां से खुलते हुए यहां तक चला जाता है, तब हम कहेंगे कि जो ये कोण बन रहा है यहां पर यह अधिक कोण होगा। उसके बाद यदि यह गेट बिल्कुल सीधा हो जाए, यदि यह गेट बिल्कुल सीधा हो जाए तब कहलाएगा ये सरल कोण। तो इस प्रकार आप विभिन्न प्रकार के कोणों को आसानी से समझ सकते हो जो हमारे दैनिक जीवन में भी प्रयोग होते हैं और हमारे आंखों के आगे या फिर हमारे वास्तविक जीवन में विभिन्न दशाओं में, विभिन्न स्थितियों में दिखाई भी देते हैं। बस हम उन्हें ठीक ढंग से उस नियम से या नहीं देखते जैसा कि हम उन्हें जानना चाहते हैं, और फिर बाद में हमें सुनने को मिलता है या फिर हम कहते हैं कि हमने मैथ में जो कुछ पढ़ा था वह वास्तविक जीवन में कहाँ प्रयोग में आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं वो सब कुछ वास्तविक जीवन में भी प्रयोग में लाया जाता है। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में। तो आइए उसे अब हम समझ लें। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लंब रेखा व लंब समद्विभाजक। तो लंब रेखा क्या होती है? मान लीजिए आप किसी एक रेखाखंड खींच लें, जैसे आपके पास सामने एक रेखाखंड है ए बी। इस ए बी रेखाखंड पर कोई दूसरा रेखाखंड आकर ऊपर से सीधा आए और 90 डिग्री का कोण बना दे। इस प्रकार से बिल्कुल सीधा आए और यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बना ले, चाहे एक दिशा में बनाए चाहे दूसरी दिशा में, क्योंकि जब एक दिशा में 90 डिग्री का कोण बना है तो दूसरी दिशा में भी वह 90 डिग्री का कोण ही होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सीधी रेखा होती है वह एक सरल रेखा होती है और सरल कोण का निर्माण करती है। सरल कोण 180 डिग्री का होता है। जब यह पूरा 180 डिग्री का कोण है जिसमें से 90 डिग्री का इधर है बचा हुआ है, तो दूसरा बचा हुआ कोण भी 90 डिग्री
का ही रह जाएगा। इस कारण इसको कहा जाता है कि जब एक तरफ लंब बनता है तो दूसरी तरफ भी वह लंब ही कहलाता है। तो लंब रेखा जो होती है, अब यहाँ पर इसको यदि हम O नाम दें और यहाँ पर इसका नाम दे दें M, तो जो MO है या फिर OM जो रेखाखंड है वह AB पर लंब कहलाएगा। लंब का मतलब होता है कि यह यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बना रहा है जहां पर 90 डिग्री का कोण तैयार होता है। यदि आप इसको समझना चाहें अल्फाबेट से, जैसे वर्णमाला से समझना चाहे, तो यह आपको टी की तरह दिखाई देगा। जैसा ABCD में टी होता है उससे टी की तरह दिखाई देगा, जो भी उल्टा है। तो इसमें क्या होता है, यहां पर जो ये टी है ये क्या करता है, इस रेखाखंड के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है और इस प्रकार की स्थिति को लंब कहा जाता है। ये बनता है, इसको हम लिख भी सकते हैं। लिखने के लिए क्या नियम काम आता है कि यहां देखिएगा जो रेखाखंड लंब है, कौन है वो, MO या फिर OM, कोई भी नाम लिख सकते हैं इसका लिखेंगे हम MO, ये लंब है तो उल्टा टी बनाओगे इसके लिए, और आगे लिखोगे किस पर लंब है, ये AB पर, तो इसका नाम लिखेंगे AB। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि MO लंब होगा AB पर। यदि आपको सवाल में ऐसा दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, उसके लिए ये आकृति तैयार करोगे, या फिर आपको यदि आपके सामने पहले से ऐसी आकृति दी हुई है और फिर आपको उसे एक कथन के रूप में परिवर्तित करना है तो आप यहां पर ऐसा लिखोगे। तो ये दोनों ही एक दूसरे को दर्शाते हैं, यह उनका कथन रूप है और यह इसका चित्रण रूप है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक में, जो है लंब समद्विभाजक। अब ये लंब समद्विभाजक क्या होता है, यदि कोई रेखाखंड आपने पहले से बनाया हुआ है, या फिर इसी को समझें, यदि कोई रेखाखंड हमने पहले से बनाया हुआ है AB हमने रेखाखंड बनाया हुआ है, इस पर दूसरा रेखाखंड आकर MO आकर इसको लंब इस पर हो और उसके बाद में यह AB रेखाखंड को साथ के साथ, लंब तो इस पर है ये, इसके बाद में यह इसे दो भागों में भी बांट दे। जैसे मान लीजिए यदि यह 4 सेंटीमीटर का है तो यहां से इधर की दूरी 2 सेंटीमीटर रह जाए और यहां से इधर की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर रह जाए। यदि यह मध्य बिंदु पर आकर इसे काट दे, जो यहां जिस बिंदु पर आकर यह मिल रहा है वह इसका अगर मध्य बिंदु हो, तब कहा जाता है कि जो MO है यह लंब भी है और समद्विभाजक भी है। तो इसलिए इसका नाम होता है लंब समद्विभाजक। जिसके लिए मैं एक उदाहरण आपको समझा सकता हूं, जैसे कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, इसमें यह भुजा इसके बराबर है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है ये, समद्विबाहु त्रिभुज में इस ऊपर वाले शीर्ष से, जैसे A B और C, शीर्ष A से BC रेखाखंड पर जब कोई रेखा खींची जाएगी ना, जो बिल्कुल लंब हो वह उसका लंब समद्विभाजक भी होता है। और यही एक प्रमेय भी है। प्रमेय का मतलब होता है एक ऐसा कथन जिसे पहले से सिद्ध कर दिया गया हो और उस कथन का प्रयोग करके हम आगे के सवालों को भी सही कर सकें, तो उसे प्रमेय कहा जाता है। तो यह एक प्रमेय भी है जिसमें जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी बनी माध्यिका, या फिर हम कहेंगे उसका जो शीर्ष लंब होता है वह BC यानी BC रेखाखंड या फिर आधार पर लंब समद्विभाजक होता है। तो आइए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक में, जिसमें हम और भी कुछ जानेंगे। तो आइए हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है त्रिभुजों का वर्गीकरण। यहां पर हम जानेंगे जो त्रिभुज हैं वो उनको कितने भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग में कौन कौन से त्रिभुज पाए जाते हैं। तो जो त्रिभुज हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है कोण और नंबर 2 होता है भुजा। सबसे पहले जो कोण त्रिभुज है उसको कोण के आधार पर बांटा गया है और नंबर 2 उसको बांटा गया है भुजा के आधार पर। जब हम कोण के आधार पर त्रिभुज को जाने तो सबसे पहला जो कोण है उसके आधार पर त्रिभुज को जो बनाया गया वो त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इस त्रिभुज में कम से कम यह एक ऐसे प्रकार का त्रिभुज है जिसमें तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। क्योंकि यदि हम एक समबाहु त्रिभुज को देखें तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 60, 60 और 60 डिग्री के कोण होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। इस कारण से न्यून कोण त्रिभुज में जो कोण है वो 90 डिग्री से कम ही रहेंगे। नंबर 2 पर जो आता है, नंबर 2 पर आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, यहां पर एक शर्त थी कि जो न्यून कोण त्रिभुज होता है इसमें तीनों कोण न्यून हो सकते हैं, जो तीनों कोण हैं वो न्यून हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद बनने वाले समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में कम से कम एक कोण का समकोण होना या फिर अधिक कोण होना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहां पर 2 कोण समकोण या फिर 2 कोण अधिक कोण नहीं हो सकते। उसका कारण भी हम कभी किसी दूसरी वीडियो में जानेंगे। तो अब इसमें देखिए समकोण त्रिभुज जो होता है वह एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें कम से कम एक कोण समकोण होता है और उसके बाद बचे हुए जो दोनों कोण है वो न्यून कोण होते हैं, जिससे एक समकोण त्रिभुज की रचना होती है। इसके बाद देखिएगा अगला है नंबर 3 पर अधिक कोण त्रिभुज।
अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जो होता है इसमें भी कम से कम एक कोण अधिक कोण होगा और उसके बाद बचे हुए दोनों कोण जो है वो न्यून कोण होंगे, जिससे एक ऐसे त्रिभुज की संरचना तैयार होती है जिसमें हमें एक कोण का जो मान है वो 90 डिग्री से अधिक प्राप्त होता है। इसके लिए मैं आपको ये तीनों उदाहरण यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर बना हुआ ये जो पहला त्रिभुज है यह एक न्यून कोण त्रिभुज है, ये पहले नंबर का होगा। नंबर 2 पर बनाया हुआ जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज होगा। इसको कुछ इस प्रकार बना सकते हैं जिसमें एल की संरचना होगी। और इसके बाद नंबर 3 पर बना हुआ कोण अधिक कोण त्रिभुज होगा, इसे कुछ इस प्रकार बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो तीनों त्रिभुज हैं वो नंबर 1 के लिए न्यून कोण त्रिभुज होगा, नंबर 2 के लिए वह समकोण त्रिभुज है, नंबर 3 के लिए वह अधिक कोण त्रिभुज है। इसके बाद आते हैं हम भुजा के आधार पर। तो भुजा में सबसे पहला जो त्रिभुज होता है नंबर 1, भुजा में सबसे पहला जो त्रिभुज होता है उसे बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जैसा कि इसका नाम है, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं एक जैसी होती हैं और इसमें प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। 60 60 60। अगली क्लासों में जाकर आपको एक प्रमेय और पढ़ने को मिलेगी कि समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। इस कारण से 1 2 3 तीनों भुजाएं समान हैं तो इनके सामने वाले कोण जो हैं वो भी समान होंगे। अब 3 कोण समान करने हैं और तीनों का योग 180 भी होना चाहिए। इसीलिए 180 में 3 का जब भाग देते हैं तो हमें 60 प्राप्त होता है और यहाँ प्रत्येक कोण भी जो है वो 60 डिग्री का होता है। इसके बाद नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 पर जो त्रिभुज होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है वो एक त्रिभुज का ऐसा प्रकार है जिसमें 2 भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा समान नहीं होती है, या फिर उसको हम कहें वो असमान होती है। इससे पहले जो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया था वो भी एक समद्विबाहु त्रिभुज था जिसमें हमने लंब के बारे में सीखा था। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होगा, जिसमें 2 भुजाएं बिल्कुल समान होंगी, यह भुजा इसके समान होगी और बनने वाली जो तीसरी भुजा है वो असमान होती है। इस भुजा का इन दोनों भुजाओं के साथ कोई संबंध नहीं होता, यह भुजा अलग होती है लेकिन ये दोनों ही भुजाएं यहाँ पर समान होती हैं। अब इसके बाद आता है नंबर 3, भुजा के आधार पर। नंबर 3 पर आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। जो विषम बाहु त्रिभुज होता है वो त्रिभुज का एक ऐसा प्रकार है जिसमें कोई भी भुजा समान नहीं होती। इसमें जो तीनों भुजाएं होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। जैसे कि एक भुजा 2 सेंटीमीटर की हो सकती है, दूसरी 3 सेंटीमीटर की होगी और तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। इस प्रकार से तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं, जैसे इसमें एक 3 की होगी, दूसरी भी 3 की, और ये 4 की, 2 की या 5 की कोई भी हो सकती है। लेकिन समबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं। यदि एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है तो बची हुई दोनों भुजाओं की माप भी 5 सेंटीमीटर होगी। जब भी कभी समबाहु त्रिभुज के सवाल दिए जाते हैं वहां पर मात्र एक भुजा के बारे में हमें बताया जाता है, क्योंकि दोनों भुजाओं को हमें खुद ज्ञात करना होता है जैसा कि त्रिभुज का नाम है। इसीलिए वहां त्रिभुज के नाम से हमें पहचानना होगा कि बाकी दोनों भुजाएं इसकी कितनी होने वाली हैं। कई बार बच्चे समबाहु त्रिभुज को पहचान नहीं पाते और बस एक भुजा होने के बाद कहते हैं कि सवाल गलत आ गया है। तो इसमें देखिए अब हम बना लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा। विषमबाहु त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, जैसे इस प्रकार बना दें, ये तीनों अलग अलग होंगी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, तो आइए अब उसे हम देख लें। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो है चतुर्भुज के प्रकार। यहां पर चतुर्भुज के प्रकारों को मैंने पहले ही लिखा है ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएं और इनमें अंतर भी स्पष्ट समझ सकें। देखिए सबसे पहला जो चतुर्भुज का प्रकार है वो होता है वर्ग। वर्ग में क्या होता है, वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं 1 2 3 और 4 चारों भुजाएं समान हो, इस कारण से इसे वर्ग कहा जाता है। वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का पाया जाता है। यह एक वर्ग होता है। इसके बाद आता है आयत। आयत जो है वो वर्ग की तरह ही होता है, इसमें लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें सिर्फ आमने सामने की भुजा समान होती है। जैसे ये दोनों पर हमने एक जैसा चिन्ह लगाया तो ये दोनों समान है, और इन दोनों पर एक जैसा चिन्ह है तो ये दोनों समान है। इसके बाद में इसमें जो प्रत्येक कोण है वो भी 90 डिग्री का ही पाया जाता है।
इसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज। जो समांतर चतुर्भुज है वो आयत को देखकर ही बना है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समान होती हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री नहीं होता। जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तब वो आयत कहलाएगा, और जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री ना हो तब वह कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। इसके बाद अगला आता है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जो होता है इसमें ऊपर से नीचे जो ये बना हुआ है, एक रेखाखंड ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है, ये दोनों रेखाखंड ही समांतर होते हैं। इसका मतलब है समांतर रेखाखंडों के द्वारा बनी हुई आकृति जो समांतर चतुर्भुज ना हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज जो है वो कैसी रेखाखंडों से बना होता है? समांतर रेखाखंडों से बना होता है। इसके बाद आगे आता है अगला समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वर्ग का ही एक प्रतिरूप होता है, बस इसमें भी जैसे आयत से समांतर चतुर्भुज बना था वैसे ही वर्ग से समचतुर्भुज तैयार हुआ है। यहां पर सभी भुजाएं 1, 2, 3 और 4 सभी भुजाएं समान तो होती हैं, लेकिन इनमें एक अंतर होता है कि यहां प्रत्येक कोण 90 डिग्री है और यहां प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, इसीलिए यहां पर इसे समचतुर्भुज कहा जाता है। लेकिन समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री ना होने पर भी 90 डिग्री का कोण हमें प्राप्त होता है, वो होता है इसके विकर्णों से। यदि इसके विकर्णों को इस प्रकार बना दिया जाए तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो लंब समद्विभाजक भी होते हैं, जिसको हमने पहले जान लिया कि लंब समद्विभाजक क्या कहलाता है। यहां पर इसलिए वो समद्विभाजक भी हैं और एक दूसरे पर लंब भी होते हैं। इसके अलावा ये जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज में जब विकर्ण बनाए जाते हैं इस प्रकार से, तो समांतर चतुर्भुज में बने जो विकर्ण हैं वह एक दूसरे को सिर्फ समद्विभाजित करते हैं, और वर्ग और आयत इन दोनों में बने विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं, समद्विभाजक कहलाते हैं इनके विकर्ण भी। लेकिन यहां पर वर्ग जो होता है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर परस्पर लंब भी होते हैं, इसलिए इनको हम लंब समद्विभाजक कह सकते हैं। और इसमें जो आयत में बने जो विकर्ण होते हैं वो सिर्फ समद्विभाजक होते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, क्योंकि इसमें बस इतना ही है। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? 2 से अधिक रेखाखंडों के द्वारा बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं या फिर बहुभुज कहलाती है। यहाँ पर जो बहुभुज है वो कौन से हो सकते हैं? अब 2 से अधिक रेखाखंड लेंगे तो कम से कम हमारे पास 3 रेखाखंड होंगे। जब कम से कम 3 रेखाखंडों से आकृति बनती है तो उसे त्रिभुज कहते हैं। 4 से जब आकृति बनाई जाए तो उसे चतुर्भुज नाम दिया जाता है। जब 5 रेखाखंडों का उपयोग किया जाता है तो उसे पंचभुज कहा जाता है, और 6 रेखाखंडों का उपयोग करके षटभुज बनाते हैं। इसी प्रकार सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10भुज और इसी प्रकार से अन्य बहुभुज तक के जो बहुभुज हैं या फिर अन्य आकृतियां हैं वो बनाई जाती हैं। यहाँ पर जैसे जैसे आकृतियों के नाम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनमें रेखाखंडों की जो संख्या है वो भी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर हमने कुछ आपके लिए उदाहरण भी बनाए, जैसे कि ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज है, और भी इससे आगे की संरचनाएं और भी होती हैं। यहाँ पर त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। जो यहाँ पर देखिएगा जो शीर्ष हैं वो यहाँ 3 हैं, फिर उसके बाद 4 होंगे, फिर 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार लगातार बढ़ते रहेंगे। जितने हमारे पास में भुजा होंगी उतने ही हमारे पास में शीर्ष होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आकृति बनती है बहुभुज की वो बंद होती है। अगर यह आकृति खुली हुई हो तो शीर्ष और बढ़ जाते हैं, लेकिन शीर्ष की जो परिभाषा है वो इसी बात को निर्देशित करती है कि जब 2 रेखाखंड आकर एक दूसरे से मिलते हैं जहां पर, उस संरचना को वहां शीर्ष कहा जाता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, तो आइए अब उसे हम देख लें। तो आइए हम बात करेंगे हमारे अंतिम टॉपिक की ओर, जिसका नाम है त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति जो होती है, त्रिविम को कहा जाता है 3D। ऐसी आकृतियां जिनमें 3 डायमेंशन होती है। डायमेंशन क्या है? जिसके पास 3 मापने योग्य आकृतियां होती हैं, जैसे कि जिसमें लंबाई को नापा जा सकता है, उसके बाद चौड़ाई को नापा जा सकता है, और जिसके पास ऊंचाई भी होती है उन्हें कहा जाता है त्रिविमीय आकृतियां। अब ये त्रिविमीय जो आकृति हैं इनके हमने कुछ नाम लिखे हैं और आप इनकी संरचना हम आपके सामने बनाने वाले हैं ताकि आप इन्हें और अच्छे से समझ सकें। तो अब देखिए, अब यहाँ सबसे पहली जो आकृति है वो है घन की। तो घन क्या होता है? घन जो होता है, घन बिल्कुल वर्ग की तरह दिखाई देता है। जैसे सबसे पहले एक वर्ग बना सकते हैं आप इस प्रकार से, और दूसरा वर्ग इसके बीच में यहां से बनाओगे, और इन दोनों को इस प्रकार बनाने के बाद इनके जो शीर्ष हैं उनको एक दूसरे से मिला दोगे। इसे इससे मिलाओगे और इसे इससे यहां मिलाओगे, तो जो संरचना आपके सामने तैयार हुई है इसे घन कहा जाता है। इसी प्रकार से घनाभ जो है इसी की तरह बनता है। घन को बनाने के लिए जिसका एक तरफ का हिस्सा है, जैसे इसको आप ध्यान से समझो,
इस वाले हिस्से को यहाँ से ये आगे वाला जो हिस्सा है, ये इस प्रकार जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को कहा जाता है फलक। इस हिस्से को फलक कहा जाता है। और इस पर जहां पर ये तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, या फिर इसको कहें हम तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, जहां पर ये तीनों रेखाखंड आकर मिलते हों उसे कहा जाता है शीर्ष। इसे शीर्ष नाम दिया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई थी, इन तीनों को अलग से कहा जाता है भुजा। इन सब को भुजा कहा जाता है। और यहाँ प्रत्येक के साथ में ये एक दूसरे के साथ में एक कोण का निर्माण करते हैं। और ये जो एक दूसरे के साथ में जो कोण का निर्माण करते हैं वह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री देखिएगा यहाँ पर, इसको यदि आप चौड़ाई माने और इसको माने लंबाई, तो चौड़ाई और लंबाई के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। उसके अलावा यहाँ ऊपर से इधर की तरफ ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई और लंबाई के साथ बनने वाला कोण भी 90 डिग्री है। और इसके बाद में चौड़ाई और ऊंचाई के साथ बनने वाला कोण यहां पर भी 90 डिग्री ही होगा। इस प्रकार तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के आकार पर बने हुए होते हैं। अब इसको किस प्रकार समझोगे, जैसे एक घर में कमरा होता है, कमरे की जो दीवारें हैं वो किस प्रकार होती है, जैसे ये पहली एक दीवार है, इसके सामने यहाँ सामने यदि कोई दीवार हो तो उसमें हम स्थिति में देख पाएंगे कि उनके पास नीचे देखेंगे एक लंबाई होती है, एक आगे की तरफ की चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी। तो इस प्रकार तीनों रेखाखंड या तीनों विमाएं जहां पर आकर मिलती हैं वह हमारा शीर्ष कहलाता है और वो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ में देखिए घनाभ की आकृति यहां बना लेते हैं। सबसे पहले एक आयत जैसी आकृति बनाएंगे हम। आयत जैसी आकृति बनाने के बाद दूसरा एक आयत तैयार करेंगे और उसके बाद में इनके शीर्षों को एक दूसरे से मिला देंगे। एक दूसरे से इनके शीर्षों को मिलाने के बाद जो संरचना तैयार होती है इसे घनाभ कहा जाता है। घनाभ में भी प्रत्येक रेखाखंड जो है यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसमें सामने वाले हिस्से को फलक कहा जाता है। यहाँ सामने ही नहीं, प्रत्येक हिस्से को, जैसे कि आपके सामने हम एक उदाहरण बता सकते हैं, जैसे कि माचिस जो होती है, माचिस को आप किसी भी हिस्से से देख सकते हो, उसमें 6 हिस्से आपको दिखाई देते हैं, तो वहां उन्हें कहा जाता है कि इसके पास 6 फलक होते हैं। तो जो घन है या घनाभ है, इनके पास 6 फलक होते हैं और इनके पास जो शीर्ष भी पाए जाते हैं और भुजा भी पाई जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे है एक बेलन। बेलन क्या होता है, जो वृत्त की आकृति होती है। जो आपने वृत्त की आकृति पढ़ी थी, जब 2 वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, जैसे कि एक वृत्त को यहां रखा जाए और एक वृत्त को इससे नीचे यहां रखा जाए और इस वृत्त को एक दूसरे से जब मिला दिया जाए, या इस प्रकार इनको मिला दिया जाए, तो बनने वाली जो संरचना है वो बेलन कहलाती है। अब ये बेलन बनता कैसे है, इसको मैं और आपको यहाँ अच्छे से बनाकर दिखा देते हैं। सबसे पहले 2 रेखाखंड होंगे इस प्रकार से और इनके मध्य एक वृत्त की संरचना बनेगी इस प्रकार से। यहाँ एक वृत्त की संरचना बनेगी। तो जो वृत्त की संरचना बनती है, इसके बाद ऊपर और नीचे, जैसे पानी की जो बोतल होती है या कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है, उसमें नीचे का हिस्सा आपने देखा होगा वो पूरी तरह एक वृत्ताकार होता है। यदि ऊपर वाला हिस्सा भी इसी प्रकार से हो तो वह संरचना बेलन कहलाती है। जैसे किसी पेपर को या कागज को आप गोल रोल करते हो, गोल बना लेते हो, तो वह भी बेलन की संरचना होती है। या फिर इस मार्कर को देख सकते हो, यहाँ पर यह संरचना बिल्कुल गोल है, यह एक वृत्त की आकृति है। और इसी को अगर ऊपर की तरफ देखें और इस ऊपर वाले हिस्से को यहाँ से हटा दिया जाए तो उसके बाद यहाँ भी जो संरचना है वो भी गोल होगी। तो ये जो आकृति है, यहां से यहां तक की जो आकृति है, इसे कहा जाता है बेलन। इसके बेलन में यहां पर इसे कहा जाता है वृत्त। ये इसकी ऊंचाई कहलाती है और ये फिर से एक वृत्त होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे है गोला। गोला क्या होता है, जैसे हमारे सामने हमने पहले हम जानते हैं जैसे कि वृत्त होता है, वृत्त की संरचना जैसे कागज पर बनाई जाती है, पेज पर बनाई जाती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो यह तो वृत्त है, लेकिन गोले की जो संरचना है वो इसी प्रकार से होती है। लेकिन इसको थोड़ा सा 3D मॉडल देने के लिए, ताकि हम इसको अच्छे से पहचान सकें, तो कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाओ। तो जो आप अपने हाथ में जब कभी खेलते हो, जैसे गेंद से खेलते हो, ये बॉल जो होती है वो एक गोले की संरचना होती है। जो आकृति में बिल्कुल गोल हो उसे गोला कहा जाता है। गोला जो है वृत्त से इंस्पायर होकर ही बनाया गया है। और गोले को अगर आप समझना चाहें तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो वृत्त का 4 गुना होता है वही गोला कहलाता है। इसके बाद आता है शंकु। शंकु जो है
किसी पार्टी में जो बर्थडे पार्टी होती है उसमें काम आने वाली जो टोपी होती है, जो बर्थडे बॉय को छोटी टोपी पहनाई जाती है उसे शंकु कहा जाता है। जो या फिर कोई जोकर जो टोपी पहनता है वो शंकु कहलाती है। इसके अलावा दूसरा और उदाहरण समझ सकते हैं, आइसक्रीम में जो कॉन होती है, जो आइसक्रीम में जो कॉन होती है उसे शंकु कहा जाता है। इसकी संरचना कुछ देखो इस प्रकार होती है, एक इस प्रकार से वी की आकृति होगी और ऊपर इस प्रकार एक वृत्त बना हुआ होगा। तो इस प्रकार की संरचना को शंकु कहा जाता है। यहाँ की ये संरचना वृत्त कहलाती है और इसके बाद नीचे वाली जो दो रेखाखंड होती हैं इनको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। ये सीधी ऊंचाई नहीं होती क्योंकि यहाँ केंद्र, वृत्त के पास केंद्र होगा, केंद्र बिंदु से नीचे शीर्ष तक, इस शीर्ष तक की ऊंचाई को तो ऊंचाई कहा जाता है। इस लंबाई को, जो इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे ऊंचाई कहा जाता है। और यहाँ पर वृत्त की परिधि से और शीर्ष तक की जो दूरी है उसे कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये प्रिज्म के बारे में है। प्रिज्म को आपको पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा मिलेगा विज्ञान में प्रिज्म के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। जो प्रिज्म है उसका आकार त्रिभुजाकार होता है। इसमें दो त्रिभुज होते हैं जो दोनों तरफ दिखाई देते हैं। कैसे देखो जरा, एक त्रिभुज यहां होगा और एक दूसरा त्रिभुज यहां होगा, और इस त्रिभुज के बाद में ये दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे से कुछ इस प्रकार मिले हुए होंगे। इसमें ये रेखाखंड जो है वो कुछ इस प्रकार इससे मिला हुआ होगा और ये वाला जो रेखाखंड है ये वाला इससे मिला हुआ होगा। तो यहाँ पर जो ये संरचना है इस प्रकार समझ सकते हैं, दो त्रिभुजों को एक दूसरे के पास रखा था लेकिन अब उनको थोड़ा सा खींच दिया है। तो त्रिभुजाकार आकृति में जब कोई खींचकर संरचना बनती है तो वो प्रिज्म कहलाती है। ये प्रिज्म जो है प्रिज्म को बहुत उपयोगी समझा जाता है। जब आप प्रकाश के बारे में सीखोगे तब प्रिज्म का उपयोग करना आप वहां पर सीख सकते हैं। तो आप तो इसमें हमने जाना कि त्रिविमीय आकृति जो होती है वो कौन कौन सी होती है, इनमें क्या चीजें पाई जाती हैं, किस प्रकार यह काम करता है। और यहाँ पर प्रत्येक जो आकृति है, प्रत्येक आकृति जो हमारे सामने बनी हुई है इन सबके पास एक आधार होता है। आधार कौन सा? जिससे ये जमीन पर या तल पर लगी हुई होती हैं, वही इनका क्षेत्रफल का आधार कहलाता है। क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं या फिर जब हम इनका आयतन निकालेंगे तब हम उस आधार की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। त्रिविमीय जो आकृतियां होती हैं, हमने पहले जिस प्रकार की आकृतियां पढ़ी थी वो कहलाती हैं द्विविमीय, या फिर उनको 2D शेप कहा जाता है। 2D, 2 का मतलब होता है 2, D का मतलब होता है डायमेंशन और शेप का मतलब होता है आकृति। 2D शेप उन्हें कहा जाता है जिसमें हम सिर्फ दो ही चीजें निकाल सकते हैं। नंबर 1 होता है परिमाप और नंबर 2 होता है क्षेत्रफल। इन दोनों चीजों को बस हम 2D शेप में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम तीसरी चीज की बात करें, जो तीसरी है वो होगा आयतन, और आयतन जो तीनों चीजें हैं ये निकाली जाती हैं 3D शेप में। तो इस प्रकार से जो आयतन है, अब आयतन क्या होता है? आयतन उसे कहा जाता है कि किसी भी प्रकार की, इनमें से किसी भी प्रकार की संरचना यदि आपके सामने मौजूद हो तो उस संरचना में कितना पानी भरा जा सकता है, जितना पानी भरने की या जितना पानी धारण करने की जिसमें क्षमता होगी वह उसका आयतन कहलाता है। जैसे पानी के टैंकर होते हैं, पानी की बोतल होती है, या फिर कोई ये मार्कर है, इसके अंदर कितनी इंक आ सकती है, कितने मटेरियल से ये बना हुआ है, ये सब कुछ इसका आयतन कहलाता है। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में आपसे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।